हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स बाय मनीष सिंह पर। तो फ्रेंड्स, आज फिर हम हाजिर हैं एक बार फिर से टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ, जो डेली का डोज 25 जून के नाम से आपके सामने उपस्थित है। तो आज हम जो भी आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम्स, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा ये सेशन। और ये टॉप 10 करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो डेली आपको 10 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। और इस तरह से आप जब पेपर देने का टाइम आएगा तो आपके पास एक बहुत अच्छा ही संकलन हो जाएगा करंट अफेयर के प्रश्नों का, जो आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम पहले एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल कोट है वो है, धैर्य कड़वा है लेकिन उसका फल बहुत मीठा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम पेशेंस की बात करते हैं, आप कोई भी काम करते हो, आप किसी तरह का लक्ष्य निर्धारण करते हो, तो उसके लिए सबसे जो जरूरी चीज़ है वो है पेशेंस, यानी धैर्य। तो आपको धैर्य रखना होगा और अनवरत रूप से एक कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते जाना है। क्योंकि जब आप पेशेंस रखोगे और सही रास्ते पे चलोगे और कठिन परिश्रम करोगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो अंततः उसका फल मीठा ही आपको प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, किसी भी विपरीत परिस्थितियों से बिना डरे बिना घबराए आप अपने कारवां को इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए और जो भी आपका लक्ष्य है जीवन में उसको आप प्राप्त कीजिए और पूरे धैर्य के साथ आप सही समय का इंतजार कीजिए और अनवरत रूप से मेहनत करते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस देश की सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करें वो कौन सा देश है जिसकी सेना ने एक उच्च शक्ति वाले लेजर, अगर हम यहाँ देखें तो एयरबोर्न हाई पावर लेजर है जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा नेपाल, तीसरा चीन और चौथा रूस। यहाँ पे जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो मैं आपको बता दूं, वो है इजराइल। इजराइल के सेना ने एक हवाई उच्च शक्ति वाले लेजर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जो ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बता दूं कि इजराइल जैसे कि ये देश टेक्नोलॉजी के मामले में आप देखोगे तो ये काफ़ी अग्रणी रहा है। ये एक छोटा सा देश है, लेकिन आप देखोगे अगर हम हथियारों की बात करें या फिर किसी अन्य टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें ये काफ़ी अग्रणी भूमिका निभाता है और ये विकसित देशों से भी आगे की सोचता है। अगर हम बात करें तो एक अवाक्स जो हम रडार की बात करते हैं, एयरबोर्न जो मिसाइल की अगर हम बात करते हैं, तो इस तकनीक में इजराइल बहुत ही आगे है और उसने इसके पास पहले से ही बड़ी और अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणाली, जिसे आयरन डोम कहते हैं, इस लेज़र को एल्बिट सिस्टम के साथ विकसित किया गया है। ये जो लेज़र है एयरबोर्न हाई पावर लेज़र, इसे एल्बिट सिस्टम से विकसित किया गया है और इसे एक नागरिक विमान पर रखा गया था और भूमध्य सागर के ऊपर किए गए हालिया परीक्षण में इसने एक ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको याद रखना है कि इस तरह के उच्च शक्ति वाले लेज़र जो ड्रोन को मार गिराने की क्षमता रखता है उसका आविष्कार किसने किया है? तो उसका आविष्कार अभी हाल ही में अगर हम देखें तो इजराइल की सेना ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो पीसीएस के एग्जाम्स हो या फिर वनडे एग्जाम्स हो। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने किस राज्य के रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है? तो फ्रेंड्स, ऑप्शन है आपके सामने, पहला बिहार, दूसरा पंजाब, तीसरा राजस्थान और चौथा झारखंड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सही जवाब है वो है राजस्थान। यहाँ राजस्थान में रामगढ़ जो विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य है उसे बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी देने की अभी घोषणा की गई है और इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा मंजूरी मिली है।
तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं जो इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड होते हैं, और इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम यहाँ देखें तो एक स्टेट स्पेशल क्वेश्चन है जो पीसीएस एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है इस तरह के क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स यहाँ हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की तकनीकी समिति ने राजस्थान के रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य बनाने की मंजूरी दी है, और इसके साथ ही रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व या बाघ अभ्यारण्य बन जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम देखें तो भारत का ये नंबर के क्रम के अनुसार भारत का ये 52वां टाइगर रिजर्व होगा, और राजस्थान के अगर अन्य 3 बाघ अभ्यारण्यों की हम अगर बात करें तो उनमें शामिल है सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर टाइगर रिजर्व, अलवर स्थित सरिस्का टाइगर रिजर्व और कोटा स्थित मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, जहां बाघों की संख्या लगभग 90 से भी अधिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे आप सबको पता है कि बाघ एक विलुप्तप्राय प्रजाति के रूप में आज हम जिसको मानते हैं, जब गिनती के रूप में ही बाघ हमारे पास बच गए इस प्रजाति को, और इस प्रजाति को हम संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश की सेना ने जून 2021 के अंतिम सप्ताह में जून 2021 के अंतिम सप्ताह में पैसेज नेवल अभ्यास आयोजित करने जा रही है? तो पैसेज नेवल एक्सरसाइज ये नेवी से संबंधित ये एक्सरसाइज है, तो इसमें भारत और किस देश के बीच इस तरह का अभ्यास का आयोजन किया जाएगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला चीन, दूसरा अमेरिका, तीसरा पाकिस्तान और चौथा जापान। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही जवाब है वो है अमेरिका। अमेरिका और भारत के बीच पैसेज नेवल एक्सरसाइज संपन्न करने की, आयोजित करने की बात कही जा रही है, जो जून 2021 के अंतिम सप्ताह में आयोजित की जाएगी। और ये भारतीय नौसेना और अमेरिकी नौसेना के रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ अभ्यास में भाग लेने के लिए समुद्री गश्त वाले पोत और अन्य विमान ले जाएंगे। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स ये पैसेज अभ्यास की, तो पैसेज भारतीय और अमेरिकी नौसेना के बीच नियमित रूप से होने वाला अभ्यास का एक हिस्सा है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय प्रारूप एक खुली, समावेशी और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने में दोनों नौसेना के साझा मूल्यों को रेखांकित करता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, अगर आपके एग्जाम में जब भी पूछा जाए कि पैसेज नेवल एक्सरसाइज किन 2 देशों के बीच होता है, तो आपका जवाब होगा भारत और अमेरिका के बीच। तो फ्रेंड्स इस तरह के जो प्रश्न है वो अक्सर पूछे जाते हैं। ये डिफेंस से संबंधित क्वेश्चन है या फिर एक्सरसाइज से रिलेटेड जो आपके वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उससे संबंधित ये प्रश्न है, और ये आपको याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2021 के लिए भारत के विकास अनुमान को घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे भारत के जीडीपी के अनुमान की बात की जा रही है, जो मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस के द्वारा प्रोजेक्ट की गई है उसे घटाकर कितना कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला 8.6%, दूसरा 10.6%, तीसरा 7.6% और चौथा 9.6%। तो इसमें जो सही जवाब है फ्रेंड्स वो है 9.6%। 9.6% की कमी दर्ज की गई है मूडीज इन्वेस्टर सर्विस के द्वारा, जो भारत के जीडीपी को लेके एक प्रोजेक्शन तय की है। और फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं कि इस तरह के जो प्रोजेक्शन होते हैं, जो अनुमान होते हैं, वो जो विभिन्न रेटिंग एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा समय समय पर लगाई जाती है। जैसे कि यहाँ पे हमने मूडीज़ की बात की, और इस तरह के और भी रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे कि मैं उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की बात करते हैं, क्राइसिल की बात करते हैं, IMF की बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। तो ये समय समय पे ये सारी जो रेटिंग एजेंसियाँ हैं वो GDP विकास दर का अनुमान लगाती हैं। और अगर इस मूडीज़ के जो अनुमान की बात करें हम, तो ये 9.6% एक घटा हुआ एक विकास का अनुमान लगा रहे हैं। और इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च आवृत्ति वाले आर्थिक संकेतक, जिन्हें हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कहते हैं, वो दर्शाते हैं कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर ने अप्रैल और मई में अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मूडीज इन्वेस्टर्स के द्वारा जो अर्थव्यवस्था के विकास दर को घटाकर जो अनुमान लगाया गया है वो 9.6% है। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की और। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे निम्नलिखित में से किस दिन
मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी जो प्रश्न है ये एक डेज से रिलेटेड प्रश्न है, और अगर किसी हम डेज पे क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वो विषय वस्तु जो होती है उस दिन की विशेष विषय वस्तु की बात करें तो उसे उसके प्रति हम जागरूकता फैलाने की बात करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला 10 मार्च, दूसरा 12 मई, तीसरा 23 जून और चौथा 29 जुलाई। तो इसमें जो सही आंसर है वो है 23 जून। हम 23 जून को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस तरह के प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं और इसे आपको याद रखने की जरूरत है। तो जो प्रतिवर्ष 23 जून को हम दुनिया भर में लोक सेवाओं के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस का आयोजन करते हैं। यह दिवस लोक सेवकों के कार्य को मान्यता देते हुए समाज के विकास में उनके योगदान पर जोर देता है और युवाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। तो अगर हम बात करें 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में मनाने की औपचारिक रूप से घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये दिवस से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे 23 जून को हम मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस के रूप में, और ये आपको याद रखना है, चाहे आप पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में एक सर्वेक्षण में किस राज्य के लोकप्रिय हिल स्टेशन महाबलेश्वर की एक गुफा में कुछ चमगादड़ प्रजातियों में नीपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें नीपा वायरस की, तो ये कहाँ पे पाई गई है? जो महाबलेश्वर की एक गुफा में चमगादड़ के प्रजातियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें नीपा वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी की उपस्थिति पाई गई है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा केरल और चौथा तमिलनाडु। इसमें जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो महाबलेश्वर की गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में पाई जाती है, और वहीं पे चमगादड़ की कुछ प्रजातियां पाई गई हैं जिसमें नीपा वायरस होने की पुष्टि की गई है। तो वैज्ञानिकों ने इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी किया है, और इस पुष्टि के बाद सतारा जिले के महाबलेश्वर पंचगनी के पर्यटक स्थलों को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वायरस के फैलने की आशंका रहती है। और अगर हम बात करें नीपा वायरस के प्रकृति की, तो ये एक तरह का दिमागी बुखार है। इसका संक्रमण तेजी से फैलता है और यह संक्रमण होने के लगभग 48 घंटे के भीतर व्यक्ति को कोमा में पहुंचा देता है। तो ये काफ़ी ही डेंजरस इसके सिम्टम्स हैं, और नीपा वायरस चमगादड़ों द्वारा किसी फल को खाने तथा उसी फल को मनुष्य द्वारा खाए जाने पर ये इस वायरस का संक्रमण होता है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, जो महाबलेश्वर स्थित गुफाओं में पाया गया है नीपा वायरस के जो संकेत मिले हैं वो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के गुफाओं में पाए जाने वाले चमगादड़ों में इस तरह का संक्रमण देखा गया है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में फैले किस वायरस का प्रकोप अब खत्म हो गया है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन है आपके सामने, पहला है इबोला वायरस, दूसरा नीपा वायरस, तीसरा स्वाइन फ्लू वायरस और चौथा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही आंसर है वो है इबोला वायरस। आप लोगों ने, अगर आप लोगों को ध्यान हो तो न्यूज़ में अक्सर आता था कि गिनी में फरवरी 2021 की ये बात है जब इबोला वायरस का प्रकोप काफ़ी संख्या में एक भयावह रूप में देखा गया था। तो अब ये WHO के द्वारा घोषणा की गई है कि अब इसका प्रकोप खत्म हो गया है, इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा चुका है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी पहली लहर 2013-16 के दौरान इबोला के प्रकोप ने 11,300 लोगों की जान ले ली थी, जिसमें ज़्यादातर लोग गिनी के थे और सिएरा लियोन तथा लाइबेरिया से थे। इन 3 जगहों से ये लोग थे जिनकी क्षति हुई थी। अगर हम इबोला वायरस की बात करें तो इबोला वायरस रोग, जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर घातक बीमारी है। यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव से मानव के मध्य संचार होता है, इसका संक्रमण होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि हाल ही में WHO के द्वारा जो घोषणा की गई है कि गिनी में इबोला वायरस का प्रकोप अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है।
तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। साइंस एंड टेक से ये क्वेश्चन आ रहा है। बायो के सेक्शन से इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, तो आपको इसे याद रखना है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक कार को खरीदने पर 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट पर 10,000 तक की सब्सिडी देगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रिक कार के खरीदने पे सब्सिडी देने का प्रावधान, वह कौन सा राज्य है जिसने हाल ही में किया है? तो ऑप्शंस है, पहला गुजरात, दूसरा बिहार, तीसरा झारखंड और चौथा उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसमें जो सही आंसर है वो है गुजरात। गुजरात सरकार ने इस तरह की घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक कार को अगर आप खरीदते हो तो 1.5 लाख रुपए या प्रति किलोवाट घंटे पर 10,000 तक की सब्सिडी दी जाएगी। और गुजरात सरकार की ओर से इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहनों और इलेक्ट्रिक 3 पहिया वाहनों पर 20,000 रुपये और 50,000 रुपये क्रमशः सब्सिडी देने की बात की गई है। और यह पॉलिसी अगले 4 साल के लिए लागू रहेगी और इसमें सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए सीधे कस्टमर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये एक बहुत अच्छी पहल है। अगर हम बात करें तो ये कार्बन उत्सर्जन को हतोत्साह करने के लिए, जो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है, उसको कम करने की दिशा में एक ठोस पहल है। इसलिए हम इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बाइक, जिसमें 2 पहिया वाहन या 3 पहिया वाहन को सपोर्ट करने की, उसे प्रोत्साहित करने की बात कही जा रही है। तो ये जो पहल की गई है ये गुजरात सरकार के द्वारा, गुजरात राज्य के द्वारा ये एक अनूठी पहल की गई है और आपको याद रखने की जरूरत है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, 16 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आसियान रक्षा मंत्रियों की 8वीं बैठक की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला भारत, दूसरा ब्रुनोई, तीसरा मलेशिया और चौथा थाईलैंड। तो इसका आयोजन किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ब्रुनई में। ये आपको याद रखना है कि 8वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक, जिसे प्लस 2021 के नाम से भी जाना जाता है, उसका आयोजन ब्रुनेई में किया गया था। और यह बैठक 10 आसियान देशों और उसके 8 वार्ता सहयोगी, जो डायलॉग पार्टनर्स बोलते हैं, उनके साथ, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रसिया और अमेरिका के रक्षा मंत्रियों की एक वार्षिक बैठक होती है। तो भारत की ओर से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बैठक में भाग लिया था, एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान के आधार पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक खुली और समावेशी व्यवस्था लाने का आह्वान किया है। और फ्रेंड्स ये ध्यान देने योग्य है कि नवंबर 2014 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित एक्ट ईस्ट पॉलिसी के प्रमुख तत्वों का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना और द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर निरंतर जुड़ाव के माध्यम से हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ रणनीतिक संबंध विकसित करना है, जो इसका उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स आप सबको पता होगा कि जब हम पहले लुक ईस्ट पॉलिसी की बात करते थे कि पूरब की ओर देखो, जिसमें आसियान देशों की हम बात करते थे, जो दक्षिण पूर्वी जो देश थे उनकी बात हम करते थे। तो और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में एक रणनीतिक और बहुपक्षीय स्तरों पर एक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय विस्तार की और जुड़ाव की हम बात करते हैं, जिसमें आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सहयोग की बात की जाती है। तो 2014 में लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नाम दिया गया और उसके प्रति भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि ब्रुनेई में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस तरह के जो शिखर सम्मेलन होते हैं वो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं और आपको याद रखने की ज़रूरत है, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इन सारे एग्जाम्स में करंट अफेयर के सेक्शन में इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जून 2021 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय तथा पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय के द्वारा किस क्षेत्र के विकास हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो फ्रेंड्स ये हाल ही में इस तरह का
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ऑप्शन है आपके सामने, पहला सी ड्रिलिंग सेवा, दूसरा वायु विमान सेवा, तीसरा समुद्री विमान सेवा और चौथा अंतरिक्ष विमान सेवा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सही जवाब है वो है समुद्री विमान सेवा। समुद्री विमान सेवा के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर अभी हाल ही में किया गया है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि यह समझौता ज्ञापन भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्री विमान सेवाओं के गैर अनुसूचित संचालन के विकास की परिकल्पना करता है। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो एक योजना उड़ान के तहत भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर समुद्री विमान सेवाओं को एक संचालन की और जो परिकल्पना हम करते हैं कि समुद्र पे भी, जैसे कि आप लोग देखते हो कि कुछ विमान जो होते हैं जिन्हें आप एम्फीबियस विमान कहते हो, वो हवा में भी उड़ते हैं और समुद्र में भी उनकी ये क्षमता होती है कि समुद्र पे वो तैर भी सकते हैं। तो इस तरह से विमान सेवा को शुरू करने की बात की जा रही है। और अगर इस समझौता ज्ञापन के तहत हम देखें तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय, पतन पोत परिवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक समन्वय समिति का गठन समुद्री विमान सेवाओं के संचालन को विभिन्न स्थानों पर समय पर पूरा करने के लिए किया जाना है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है कि इस तरह का जो हम एक बात कर रहे हैं समझौता ज्ञापन की, जिसमें उड़ान के तहत एक भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना है उड़ान के तहत, तो इसमें समुद्रों में भी एक हम बात कर रहे हैं समुद्री विमान सेवाओं की, जो अभी हमने जैसे कहा कि एम्फीबियस विमान होते हैं जो हवा में भी उड़ते हैं। ये छोटे छोटे विमान होते हैं, ये कोई बहुत बड़े कैपेसिटी वाले विमान नहीं होते हैं। तो ये हवा में भी उड़ सकते हैं जैसे जेट के तौर पे, और ये समुद्र पे भी चल सकते हैं, समुद्र में भी ये पानी के ऊपर तैर सकते हैं। तो इस तरह का समझौता ज्ञापन अभी हाल ही में किया गया है समुद्री विमान सेवा के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं कि आज के जो हमने टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को जो डिस्कस किया वो आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा और आप इससे काफ़ी लाभ उठा पाए होंगे और समझने का आपने प्रयास किया होगा। तो इसी तरह आप हमारे साथ रोज जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोगों को जोड़ने का प्रयास करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा एग्ज़ाम वॉरियर जो फैमिली है उसकी पहुँच, इसकी रीच बढ़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रतिभागी हैं जो विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो हमारे साथ जुड़ के इसका लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे आज के लिए और कल फिर हाजिर होंगे आपके समक्ष टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ, जो डेली के डोज के नाम से होगा और टॉप 10 करंट अफेयर्स के उस दिन के विशेष और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप सभी इन प्रश्नों को समझ गए होंगे और आप लोग इस वीडियो के साथ साथ मैं इसमें पीडीएफ फाइल का लिंक भी डालता हूं, जिसे डाउनलोड करना ना भूलें, जो आप ऑफलाइन के रूप से या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स के रूप में उसे आप अपने पास संग्रहित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आज का सेशन हम समाप्त करते हैं, आपसे विदा चाहूँगा और आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।